टॉपिक करेंगे वो है न्यूटन थर्ड लॉ। क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ, किसी को पता है? देखो ये डेफिनेशन है और बहुत अच्छी बात है, आपको डेफिनेशन याद है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हम इसको बिल्कुल सही कंसीडर करते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, इसको हम क्या लेते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ। बट इस पॉइंट में ना एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज होती है वो रह जाती है। क्या बताओ? मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा ये ऑब्वियसली टॉपिक, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। क्या इसमें एक मेजर पार्ट होता है जो बुक्स भी शायद कभी बार नहीं बताते और टीचर्स भी नहीं बताते? बताओ क्या है? It always depend upon two bodies. It never happen on one body. It always dependent on two bodies. For example, if I am standing on the floor, मेरा वेट फ्लोर पे लग रहा है, उसी वक्त फ्लोर मुझ पे भी एक फोर्स लगा रहा होगा जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नहीं है तो प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर लेना, वहां मिल जाएगा। ठीक है, हम रस्सी से टंगते हैं, मेरा वेट रस्सी पे टंग रहा है, रस्सी पे कौन सा फोर्स आता था? टेंशन फोर्स। अगेन इक्वल है। सो इट ऑलवेज ब्रिंग यू टू बॉडीज। अगर वो दो बॉडीज नहीं ला रहा, दैट इज वो न्यूटन थर्ड लॉ पे नहीं है। ये डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ, डेफिनेशन में वही लिखा है जो आपने पढ़ा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, दैट्स इट। बट इट ऑलवेज ब्रिंग अ टू फोर्सेस। ये उसके सारे एग्जांपल्स में गिवन है। अगर आप उसके करके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ये सारे एग्जांपल्स में गिवन है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मैं फ्लोर पे खड़ा हूं, क्योंकि मैं फ्लोर पे अपना वेट लगा रहा हूं, इसलिए फ्लोर भी मुझ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। आप स्टूल चेयर्स पे बैठे हो, इसलिए स्टूल्स और चेयर्स आप पे फोर्स लगा रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, मैं धागे से लटकूं या तार से लटकूं, तार पे तनाव क्यों आएगा, टेंशन क्यों आएगा? क्योंकि मैं उससे लटका हूं। मैंने लटकू तो शायद नॉर्मली लहरता रहेगा, सिंपल, नो टेंशन। समझ में आ रहा है? मतलब जब मैं कुछ कर रहा हूं या हम में से कोई भी कुछ करता है, देन इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक बुलेट फायर करे हैं, क्यों एक जर्क पीछे की तरफ महसूस होता है? एग्जैक्टली। अब बुलेट ने एक मतलब गन ने एक फोर्स दी आगे की तरफ, बुलेट आगे निकल गई। अब बुलेट इतनी तेज गई बट जर्क इतना तेज नहीं है। क्यों? क्योंकि बुलेट का मास बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो अगर मास बहुत कम है तो उसे एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा मिला होगा। फोर्स मान लो दोनों तरफ सेम है, 10 न्यूटन आगे 10 न्यूटन पीछे। यही बोला है न्यूटन के लॉ ने, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। मतलब गन ने बुलेट पे फोर्स लगाई, बुलेट ने भी गन पे उतनी फोर्स लगाई, बट क्योंकि गन का मास ज्यादा है तो उससे एक्सीलरेशन कम मिला। और ऑब्वियसली गन हमने पकड़ रखी है तो उसमें हमारा मास भी जुड़ा, तो एक्सीलरेशन और ऑटोमेटिकली और कम हो गया। मास बढ़ने से एक्सीलरेशन क्या होता है? कम। तो एक्सीलरेशन और कम हो गया, तो शायद वो जर्क इतना ज्यादा महसूस नहीं होगा। बट बुलेट पे क्या है? बहुत कम मास, तो उसे एक्सीलरेशन कितना मिला होगा? बहुत ज्यादा। उस एक्सीलरेशन की वजह से उसकी स्पीड वेलोसिटी क्या हो गई? और ज्यादा, बहुत तेज, क्योंकि छोटे टाइम के लिए हुआ। समझ में आया या नहीं है? आप नाव में होते हैं, आप पानी को पीछे करते हो, आपकी नाव आगे क्यों जाती है? क्योंकि वो वाटर भी एक ऑपोजिट फोर्स। एग्जैक्टली, वाटर भी तो वही फोर्स लगाता है। ये स्विमिंग में करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? पानी को पीछे फेंकते हैं, तो पानी क्या करता है? हमें आगे फेंकता है। कभी झील वील के आसपास गए हो? हैं? झील में तैरे हुए हो? हैं? कभी वो क्या बोलते हैं? कूदना मत इस पे। अगर कभी उतर रहे हो तो कब हमेशा बोलते हो कूदना मत भाई साहब। क्यों? कोने में अगर आप खड़े होते हो तो कहते हैं, अगर नाव ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अगर आपकी नाव ऐसी है और आप किनारे पे खड़े हो, मान लो ये किनारा है और आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, वो कहते हैं वैसा नहीं, यहां से अगर आपको इधर आना है तो कहते हैं आराम से चल के जाओ, कूदना मत। क्यों? सर क्योंकि जब हम जंप लगाते हैं तो वो बोर्ड ना पीछे हो जाती है, तो हम गिर सकते हैं। और हो सकता है कि आपका वो ग्रिप इतना बेहतर ना रहा हो, आपकी जंप यही लगा के रह गए, और वो तो पीछे हट गई, आपने जंप लगाई, आप आसमान में रह गए, आप अगले पानी में जाने वाले हो। फिर समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? या अगर आपकी जंप सक्सेसफुल हुई तो आपको दिखेगा वो बोट ऐसे लहरती हुई थोड़ी पीछे चल गई। क्यों? क्योंकि जब आपने फोर्स आगे लगाई तो बोट ने आपको एक्चुअली आगे धकेला है, हमने तो अपने लेग से पीछे, हाँ, और हमने अपने लेग से पीछे फोर्स लगाई थी, बोट ने आपको रिएक्शन फोर्स से आगे धकेला। समझ में आया नहीं आया? yes, आपने जो हम चलते कैसे नॉर्मली, सबसे सिंपल सा बताओ,
सर ग्राउंड पे प्रेशर लगा के एक पर्टिकुलर एंगल पे। ओके, और कोई थोड़ा सा सोचो। फ्रिक्शन फोर्स हमें चलाता है, सॉरी टू से दैट हम नहीं चलते, यस सर। फ्रिक्शन हमें चलाता है, हमारे को अगला पैर रखना पड़ता है, अदरवाइज हमारा मुंह जमीन पे लगेगा। सिंपल। आप फोर्स लगा रहे हो, ये आपका फुट है, मान लेते हैं ये भाई जूते, मेरे को ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है, मान लो ये जूता है, ठीक है, ठीक, आपने फोर्स पीछे की तरफ लगाया, ठीक है, ये फोर्स है। फ्रिक्शन को क्या था, क्या होता है फ्रिक्शन? जो आपके फोर्स को, मतलब जो आपके फोर्स है उसे अपोज करे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा अगर हम बोले इस भाषा में? तो हाँ, पीछे, फोर्स भी पीछे है, फ्रिक्शन भी उसे रोकने के लिए पीछे लग जाएगा। मैडम जी फ्रिक्शन आगे लगेगा, ये बात ना हम लोग कभी सोचते ही नहीं है, हमें लगता है हम तो आगे चल रहे हैं, फोर्स तो आगे लगा रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे चलता है? कोई नहीं चलता भाई, ऐसे ऐसे कोई नहीं चलता, ठीक है। इवन अगर आप पीछे दौड़ रहे हो तो आप खुद एक्सपीरियंस करो, या रेत पे जाओ, जब आप पीछे चल रहे हो ना, तो आप पीछे जब चलते हो तो रेत पे देखना कैसे पैर बने, रेत आगे चढ़ी हुई दिखेगी अगर, और अगर आप पीछे चल रहे हो, मतलब नॉर्मली चल रहे हो, तो आपको रेत पीछे की तरफ चढ़ती हुई दिखेगी। क्यों भैया? क्योंकि हम जो फोर्स लगाते हैं वो पीछे लगाते हैं, फ्रिक्शन का फोर्स लगाएगा आगे, फ्रिक्शन आपको रोकने के लिए आगे फोर्स लगाता है। अब आपने फोर्स पीछे लगाया, फ्रिक्शन ने यानी ग्राउंड ने फोर्स आप पे आगे लगाया, अब क्या होगा? फ्रिक्शन एक रिएक्शनल फोर्स है, कौन लगा रहा है? ग्राउंड लगा रहा है आप पे, ठीक है। उसको बैलेंस अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा? दूसरा पैर आगे रखना पड़ेगा, नहीं रख रहे मत रखो, तो क्या होगा? मुंह के बल जमीन पे गिर जाओ, ये होने वाला। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन नहीं है, बहुत चिकनी कर दी हमने जमीन, तो क्या होता है? फिर भरतनाट्यम करते हो आप ग्राउंड में, ऐसे आता ही वो, है ना, क्या होता है? फ्रिक्शन नहीं हो जाता, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, आपको ग्रिप नहीं मिल पाती, तो क्या होता है? पैर 4-5 इधर उधर पैर फिसलता रहता है और ग्रिप मिल नहीं पाती, अल्टीमेटली आपका और एम्बुलेंस आ जाती है, आपका और ग्राउंड का भारत मिलाप हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो फ्रिक्शन को जब हम एक वर्ड बोलते हैं, क्या? रेजिडेंट ईविल, मतलब जरूरत भी है बट बुरा भी है, ठीक है। मतलब जरूरत भी, भाई फ्रिक्शन के बिना हम चल ही नहीं सकते, बट बदतमीज है, हमारी फोर्स को कम कर देता है। मतलब 100 न्यूटन मान लो फोर्स से जा रहे हैं, बेचारा 8 कर देगा, 2 तो अपने लिए ले लेगा, बट अगर ये ना हो तो फिर तो हम वहीं पे साइकिल चलाते रहेंगे, गाड़ी के टायर वहीं घूमते रहेंगे, आप कहीं जा ही नहीं पाओगे। Are you getting this or not? So friction is a kind of a resistant evil which is necessary. Necessary evil भी बोल सकते हो, which is necessary, but उसी वक्त में बुरी भी है। भैया अपोज कर रही है आपके फोर्स को, कोई चाहेगा मैं 100 रुपए तुम्हारे पापा मतलब वो दें, या इमेजिन करो तुम्हें 100 रुपए मिल रहे हैं, बट रास्ते में स्कूल जाते हैं तो बस अपने आप 80 हो जाए, ऐसे लेना चाहोगे पैसे? ऑब्वियसली कोई नहीं लेना चाहेगा भाई। इमेजिन करो मुझे सैलरी मिली, मेरे को कहा गया भाई तुम्हें 20,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी, जॉब, मैं 20,000 रुपए तनख्वाह लेने गया, यस, वहां जाके 18,000 मैं कहूँ क्या बदतमीजी है भाई। Are you getting this? So कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई आपके पास जो चीज है उससे कम मिले। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? कुछ एग्जांपल्स पढ़ें, समझ में आया थोड़े बहुत जो मैंने बताया? कुछ एग्जांपल्स आप लोगों की बुक में दे रखे हैं। अब देखो, 2 बॉडी को कोलाइड कराया, 2 बॉडी का कोलिजन कराया, तो क्या होता होगा? जो भारी बॉडी है और जो हल्की बॉडी है, आपको बड़ी हैरानी होगी, दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाते हैं। यस सर। जब कोलिजन होता है दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाते हैं, बट दिखता नहीं है सर ऐसा, तो भाई दिखता है, दूसरी बॉडी का मास आता है। एग्जैक्टली एक, बट इम्पैक्ट एक दूसरे पे किसके बेसिस पे होगा? मास के बेसिस पे। भाई मैंने एक हाथी पे फोर्स लगाई, जो हिलेगा ही नहीं, एक्सीलरेशन के बेसिस पे नहीं होगा, ऑब्वियसली उसी के बेसिस पे मैं उसमें लगा रहा हूँ फोर्स, बस हाथी मतलब ऐसा नहीं, मतलब मार देगा लात तो मैं मर जाऊंगा यार, समझो उसके बराबर एक मूर्ति है, उस पर धक्का लगा रहा हूँ, वो हिली नहीं मुझसे भाई, बट उतनी ही फोर्स मैंने इतने छोटे पत्थर पे या एक मूर्ति पे लगाया, आराम से वो मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, तो एक्सीलरेशन दे रहा हूं मैं उसे। अगर मास कम है, एक्सीलरेशन ज्यादा है तो वो हो रहा है, और अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो एक्सीलरेशन कम है, मैं मूव नहीं करा पाऊंगा उसे। समझ पा रहे हो इधर? यस। अब यही चीज इमेजिन करो, एक बड़ी बॉडी एक छोटी बॉडी टकराएंगी,
ठीक है। सुमो रेसलर्स को देखा कभी, जो लास्ट में ऐसा है कि एक दूसरे छाती से छाती टकराते हैं, तो क्या होता है, एक जो भारी भरकम इंसान होता है वो वहीं के रह जाता है, हल्का वाला बंदा जमीन पे गिर जाता है। क्यों भैया, दोनों ने बराबर फोर्स लगाया, बट जो भारी है उस पर एस्पिरेशन लगा ही नहीं बेचारे के छोटे का, बट तो भारी वाले ने जो फोर्स लगाया उस पे छोटे वाले का बेचारे का, हमारे हल्के बंदे का क्या था, मास था ही, मास नहीं था तो उस पर एस्पिरेशन अच्छे खासा पड़ा और खतक दूर जाके गिर पड़ा, उसे लगा कि दुनिया हिल गई उसके लिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो उस वक्त पे यस वो एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, और कितना फोर्स लगाती हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन देयर मासेस उन दोनों का इम्पैक्ट अलग हो जाता है। समझ में आई बात? ये रॉकेट कैसे उड़ता है भाई, इसी फिनोमेना पर वो नीचे इतनी फोर्स एक्सर्ट करता है कि ग्राउंड को, एयर को, थ्रस्ट को उतनी ही फोर्स उसे देनी पड़ेगी कि वो उसे क्या करे, पुश करे। सिंपल भाई, आपका चाबुक, आपकी नाव कैसे चलती है, आप पानी को पीछे धकेलते, पानी आपको आगे धकेलता है, ये इतनी थ्रस्ट, इतनी फोर्स नीचे क्रिएट करेगा कि अर्थ, और उतनी फोर्स नीचे से ऊपर क्रिएट करेगा कि चल तोड़। ठीक है, आपका एरोप्लेन इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, कहीं सर एरोप्लेन कैसे उड़ता है, भाई एरोप्लेन उड़ता है आपका प्रेशर चैप्टर से, हमें आएंगे एरोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है उस पे उड़ता है। उसमें क्या होता है, एक तरफ वो वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, एक तरफ ज्यादा प्रेशर रहता है, तो हर कोई चीज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो वो उस तरीके से उड़ता है, वो हम उसमें। बट रॉकेट इसी फिनोमेना पे वर्क करता है। और हॉट एयर बैलून्स, क्योंकि गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी, भारी हल्की हो जाती है, और फिर एयर थ्रस्ट उस पर प्रेशर लगाता है, तो वो उस फिनोमेना पे वर्क करता है। एक्शन रिएक्शन वहां भी है। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कोई और एग्जांपल जानना है तो बताओ, कोई एग्जांपल देखो जरा फटाफट बुक में, कोई आपको हो कि भाई ये वाला सा मुझे एग्जांपल मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये वाला ऐसा कैसे है, देख लो। सर यहाँ पे दे रखा है रिएक्शन ऑफ द वाटर इज नॉट इनफ टू बैलेंस योर वेट। व्हाई? क्योंकि आप पानी पे खड़े हुए, पानी ने भी आप पे फोर्स लगाया, बट रिएक्शन फोर्स इतना ज्यादा नहीं है। मैंने क्या बोला, स्टूल पे तुम बैठे हो, चेयर पे तुम बैठे हो, तो तुम्हारा वेट अभी चेयर संभाल लिया, इट्स अ व्हाट कॉल्ड, इट्स अ लिमिटिंग फोर्स। ठीक है, मैंने क्या बोला था, तुम एक धागे से लटकाओ, तुम धागा से लटक जाओगे, मोटा धागा, मतलब आई मीन रस्सी काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, बट सुई धागे से लटकाओ तो गिर जाएंगे, लटक ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लटक पा रहे? वहां भी तो टेंशन है, मास भी कम है, मास भी कम है, वो संभाल ही नहीं पाएगा, उसका टेंशन इतना ज्यादा है ही, उसकी लिमिटिंग टेंशन है। अब वही पानी का भी एक नॉर्मल फोर्स का एक है फिनोमेना। किस पे नहीं हो पाएगा, अगर हम बहुत लंबा वो पतला वाला कर दें तब तो उसका मास ज्यादा हो जाए। बहुत लंबा कर दें, लंबा कर दें, लंबे से करने क्या होगा, उसको अगर आप कंबाइन करो, देखो उसमें होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ तो नहीं बदला ना बेटा, टेंशन आपने बहुत लंबा ले। हाँ, मास पर यूनिट लेंथ तब हो जाएगा जब एक धागे के साथ आप दूसरा धागा जोड़ दो, तो लेंथ उतनी है बट मास बढ़ गया, फिर एक और जोड़ दो, फिर एक और जोड़ दो, फिर एक और जोड़ दो, फिर एक मोटी रस्सी बन गई। ऐसी तो रस्सी बनती है, मतलब एक यूनिट लेंथ में मास बढ़ाते रहते हैं। वो उसमें जो टेंशन का कॉन्सेप्ट है उसमें आता है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और पानी वाला जो फिनोमेना है, पानी वाले फिनोमेना को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। क्यों मच्छर क्यों नहीं डूबता पानी पे? क्योंकि उसका मास बहुत कम है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से बैलेंस कर रहे हैं। हम जमीन पे चल रहे हैं, हम क्यों नहीं दलदली में धस रहे जमीन पे? क्योंकि जितनी जमीन है स्ट्रॉन्ग है, वो मेरे को नहीं उतनी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है, पानी उतना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगाता। प्लस पानी के अंदर क्या होता है, हम जैसे भी इमर्स करेंगे, सरफेस टेंशन नाम का एक कॉन्सेप्ट आएगा 11th क्लास में, वो लगाता है उतना फोर्स। सरफेस हल्का सा थोड़ा सा फोर्स लगाता है जो बैलेंस करने के लिए होता है, बट वो इतना ज्यादा नहीं होता फिलहाल अभी हम हमारे वेट के मुकाबले, इसलिए वो बैलेंस नहीं होता, पानी अंदर चले जाते हैं। जैसे हम पानी के अंदर से आते हैं तो वहां पे कौन सा रोल प्ले हो जाता है, बॉयंसी, अप थ्रस्ट, बट वो भी इतना ज्यादा नहीं होता। बट वही चीज है, वही चीज हम मरकरी में करें तो यस इट कैन बैलेंस, बट वो भी लिक्विड है बट वो बैलेंस कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें। और कोई एग्जांपल होपफुली समझ में आया होगा? यस सर। और कोई एग्जांपल? सोचो सोचो सोचो, कोई और एग्जांपल है? सर जब हम लोग जंप लगाते हैं तो ऑब्वियसली हम ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं, जिस वजह से ग्राउंड ऑपोजिट फोर्स लगाता है और हम हवा में जाते हैं। लेकिन जब हम जमीन पे लैंड करते हैं तो एक तरीके से हम वापस तो नीचे फोर्स लगा रहे हैं। बिल्कुल, जब हम जमीन आप तो हम वापस जमीन में तो आपका फोर्स लगाता है। हम ना जब हम जंप करते हैं तो रिमेंबर दैट जब आप जंप कर रहे होते हो, आप अपने थोड़े बहुत घुटने को मोड़ते हो या इस फोर्स लगाते हो एक्स्ट्रा जिससे आप जंप करो। जब आप
लैंड करते हो तब आप जमीन पे, अगर कोई कच्चा फ्लोर है, पक्का फ्लोर वाला कॉन्सेप्ट, अगर कच्चे फ्लोर पे कर रहे हो तो आप देखो कि वहां की मिट्टी थोड़ी धंसती है। वाई? बिकॉज वो आपके पैरों को बचा रही है। वही पक्के फ्लोर पे लैंड करो तो वो जमीन भी उतनी फोर्स लगा रही है आप पे जितनी फोर्स आपने लगाई थी उछलते वक्त। वो लगता है भाई झटका क्यों नहीं लगता? जब धम गिरते हो तो झटका नहीं लगता पैरों पे। तो अगर घुटने के बल गिर के देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ, पता चलेगा दर्द का एहसास होगा, तभी पता चल जाएगा हाँ भी दर्द हुआ, बहुत ज्यादा दर्द हुआ। तो वो लगाएगा आपको उतनी फोर्स जितनी फोर्स आप। लेकिन हम जब पहले जंप हमारी हो गई थी तो बाद में क्यों? वो आपने रेजिस्टिव उतनी फोर्स के साथ करा ना, वो कोलिजन नहीं था, समझ नहीं रहे। देखो वो आपका नेचर है, आपने फोर्स ज्यादा लगाई, उसमें कुछ फोर्स फ्रिक्शन इन सब के लिए आपका सब कुछ कॉन्सेप्ट में लगा। बट जब आप वापस आ रहे हो तो कहीं ना कहीं उतना कोलिजन वाला वो नहीं है ना कॉन्सेप्ट, मतलब इलास्टिक कोलिजन नहीं है ना कि आपने 100 न्यूटन फोर्स नीचे लगाई तो 100 की 100 न्यूटन वो ऊपर लगा रहा होगा आप पे, उतना नहीं हो पा रहा है इलास्टिक कोलिजन। यही केस आपका इलास्टिक बॉल में क्यों हो जाता है, धम 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 वो करती रहती है 100 बार। क्यों करती है भैया? क्योंकि वहां पे इलास्टिक कोलिजन है, उसकी बॉडी इस तरीके की है कि उसने तो लगाई 100 न्यूटन, बट वो 100 न्यूटन आपकी बॉडी पूरी तरीके से वो नहीं ले पाई, रिचार्ज काइंड ऑफ थिंग। मतलब आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाया उछलने के लिए, आप गिरे, आपने फिर से 100 न्यूटन जमीन पे मारा, देखिए। बट आपकी बात जमीन ने जब आप पे 100 न्यूटन लगाया तो आपने उस जमीन से ले नहीं पाया एज इनपुट, टोटल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले पाए, जो कि एक इलास्टिक बॉल ले लेती है। समझ में आ रही है? वो हमारी प्रॉब्लम है, वो हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो ट्रांसमिट नहीं कर पाता उस नेचर को, ठीक है। वो इलास्टिक बॉल क्यों कर लेती? क्योंकि देखो बॉल जमीन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, जमीन के साथ आप जमीन वो लगा लो कच्चा फ्लो, वो अंदर ले जाएगी, धस देगी। वहां आप रबर की बॉल भी निकालो, वो बाउंस बैक नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो मिट्टी है, रेतीली है, वो अंदर धसाएगी, वो रोक लेगी उसके मोशन को, वो टोटल इलास्टिक। बट यहाँ पे मार के देखो, यहाँ पे वो बॉल करेगी, आप छोड़ो बॉल को 2-3 बार करेंगे, बट वहां भी एनर्जी लॉस होता है, इसलिए बॉल एक जंप के बाद दोबारा उतने जंप तक नहीं आती, वो थोड़ा कम होती रहती है और धीरे 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 डिग्रेड होकर अल्टीमेटली रुक जाती है। तो हर जगह एनर्जी लॉस तो है ही, प्लस बॉडी का नेचर भी होता है कि बॉडी किस तरीके से वो उस चीज पे रिएक्ट कर रही है, ठीक है। अगर मैं बॉडी टोटल 100% इलास्टिक है तो यस मैं दोबारा से वो उतना करूंगा। भाई स्प्रिंग लगा लो, कूदो, कूदते रहोगे। अगर टोटल इलास्टिक स्प्रिंग लगाई है तो सिंपल। ये गाड़ी जब गड्ढे में जाती है, सिंपल, गाड़ी गड्ढे में जाती है, एक झगड़ मार के रुक जाती है क्या? इट ऑलवेज लाइक लिटिल बिट, वो थोड़ा सा मोशन देती है, देन इट बिकम्स स्टेबल, ठीक है। बट यस अगर उसी को स्लोली ले जाओ तो या कुछ नहीं होगा, बट अगर एक बहुत स्पीड में है तो वो स्टेबल नहीं हो पाती, क्योंकि वो एक मोशन मिल गया उसे। वैसा है। हाँ आप कुछ कह रहे थे? अगर हम कोई बॉल नीचे डालते हैं तो उसका जो एनर्जी लॉस होता है वो तो शेप डिफॉर्म एक रीजन है, और क्या रीजन होता है? क्यों साउंड नहीं आया? साउंड नहीं आया? साउंड आया? अच्छा, एक और होता है, उस समय जब एनर्जी बॉल को आपने फेंका उस वक्त का टेम्परेचर नापो, अगर बहुत सेंसिटिव थर्मामीटर यूज कर रहे हो, और जब वो स्ट्राइक करा उस वक्त का वो नापो टेम्परेचर, देयर विल बी अ डिफरेंस। सो सर इट मींस उसकी काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एंड थोड़ी बहुत हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है कहीं ना कहीं, एंड फिर इसी को बोलते हैं एनर्जी लॉस। अगर आप नॉर्मल ले लो, डिफॉर्म में कुछ नहीं होता, डिफॉर्म तो बल्कि टोटल इलास्टिक है। वही है ना, आटे की लोई बनाई, उसको डाला, वो बाउंस बैक नहीं करती, क्योंकि उसकी एनर्जी सारी डिफॉर्म में चली गई, वो वैसी की वैसी रहती। बट बॉल आपकी दबी, बट उस दबने का उसके पास एक नेचर है, क्या? इलास्टिक नेचर, वो दोबारा से रीगेन करती है, उसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। वो दोबारा से शेप रीगेन करती है, देन इट्स बाउंस बैक। बट यस साउंड में और हीट में कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस हुई, जिसकी वजह से वो उतनी हाइट अटेन नहीं कर पाई जितनी हाइट से वो गिरी थी। ओके सर। अब किसी को और डाउट है? पढ़ो पढ़ो। If you are dropped on a totally frictionless surface, how will you move out of it? बताओ। We know that अगर आप कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस पे गए तो आप मूव कर पाओगे या उससे बाहर आ पाओगे? पढ़ो आगे पढ़ो। we know that we can't walk, crawl or swim on a frictionless surface. To move out of such surface, you need to throw something. For example, अब देखो ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है कि अगर आप वहां फंस गए, भाई सीधी बात है मैं फ्रिक्शन पे नहीं जा रहा, ये चीज एक्चुअल में पॉसिबल होती है। बोला जाता है ये सारे एस्ट्रोनॉट्स के साथ जो होता है कि गलती से अगर आपने जंप ली,
और आपको लगा कि भाई आप ना थोड़े से ऊपर निकल गए मून के एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ऊपर, तो यू हैव टू थ्रो समथिंग। यस सर, अगर पकड़ने के लिए कुछ नहीं होता तो हम एक ही जगह पे पूरे समय घूमते रहे। आप अगर कुछ फेंकोगे तो आपने फोर्स लगाई, तो वो पत्थर भी तो आप पे फोर्स लगाएगा, बट उसका एक्सीलरेशन कम हो, बट वो फोर्स आपको मिल गई। आपने आगे फोर्स लगाई तो आपको कहां फोर्स मिलेगी? पीछे, बट आपको मोशन मिल गया, काम और तो थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाओगे। अगर आप थोड़ा सा एटमॉस्फेयर से ऊपर चले गए, इस तरीके से वो मूव करते हैं। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर आप पहुंच गए तो क्या करना है? आप चल तो पाओगे नहीं, क्रॉल कर नहीं पाओगे, चाहे पानी उसमें नहीं कर, बट आप एक ऐसा फोर्स लगा दो या कोई भी चीज मतलब ताकत से फेंको आगे, जिससे वही चीज, वो ताकत आपके पे भी लगे, तो आप धीरे धीरे एक एंड पे आ जाओगे उस जगह से। समझ में आया? ये एक क्वेश्चन भी है कि ग्राउंड पे, एक आइस फ्लोर पे जब आप फंसते हो तो कैसे आपको निकलना होता है आएगा। और कोई डाउट है किसी को? चलो ओके। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये थोड़ा सा सिलेबस में तुम्हारे, बहुत ज्यादा मत घुसना, ठीक है? 11वीं क्लास में तुम्हारा पूरा घुसेगा ये चैप्टर, देखा मत रखो, ठीक है? अभी थोड़ा सा है, क्या है? हर बॉडी मास लिए, आप, मैं, पानी, एटमॉस्फेयर, एयर के मॉलिक्यूल्स, हर एक में मास है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बोला कि इफ टू बॉडीज आर मास, मान लेते हैं M1 और M2, एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर सेंटर्स, कहां से? सेंटर, ठीक है? क्योंकि ये पॉइंट मासेस के लिए है, ये फिनोमेना किसके लिए बना है? पॉइंट मास, मतलब जिन्होंने फिनोमेना दिया है उन्होंने पॉइंट मासेस के लिए दिया। हाँ, एक बड़े बड़े प्लैनेट्स के लिए नहीं दिया है, एक पॉइंट मास के लिए दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर दो बॉडी M1 M2 मास है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, एंड ये पहली इक्वेशन आई, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये तो आपको पता ही होगा, सारी की सारी नॉन कांटेक्ट फोर्स इसी पे डिपेंड करती हैं। ग्रेविटेशन भी ऐसी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी ऐसी ही है, और मैग्नेटिक भी ऐसी है, ये सब में ऐसी है, ठीक है? सो ये कैसे आया प्रोडक्ट ऑफ द मासेस? तो ये एक्सपेरिमेंटेशन से आया। उन्होंने प्लस भी करके देखा होगा, माइनस भी करके देखा होगा, मल्टीप्लाई भी करके देखा, डिवाइड भी करके देखा, तो जिससे आंसर क्लोज आया उन्होंने बोला ओके ये है, तो उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ द मासेस को बोला। समझ में आई बात? अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं, पहली और दूसरी, तो ये क्या मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? बताओ। और जब हम सबको पता है कि जब कोई प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आता है? G, M1 M2 अपॉन R²। अब देखो G इसलिए लिखा क्योंकि हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं। अगर किसी हम और की बात कर रहे होते तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? K, L, 1/2 नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं? इस G को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? ग्रेविटेशनल। वैल्यू हमेशा सेम है, कभी नहीं बदलेगी। तो अभी मैं वैल्यू की बात करता हूँ, वैल्यू है 6.6 × 10⁻11, ठीक है? अभी यूनिट नहीं लिया, यूनिट में आऊंगा, यही है ना वैल्यू? अभी यूनिट पे आएंगे। अब ध्यान से सुनो, इसकी यूनिट कैसे याद करनी है, ठीक है? कुछ नहीं करना, G के लिए फॉर्मूला लिख लो, तो G यही रखो, इसको यहाँ ले जाओ, तो फोर्स ये R² ऊपर चला जाएगा, यस सर, M1 M2 नीचे आ गए, यस सर। कोई डाउट है? अच्छा, F किस में नापते हैं? न्यूटन। वेरी गुड। डिस्टेंस? मीटर। वेरी गुड। केजी? यस सर। बोलो ना, kg² अपॉन यानी पर kg²। तो भाई साहब यही तो है इसकी यूनिट, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। भाई दूसरी तरफ सब पटक दो, तो जो बचा उसकी यूनिट हो गई। तो क्या है यूनिट इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ये इसकी यूनिट। समझ में आया नहीं है? अभी तुमसे यूनिट पूछी जा सकती है, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, तो याद होनी चाहिए किस तरीके से लिखी है, और इसकी वैल्यू भी। समझ में आया नहीं है? कोई डाउट है या नहीं है? ओके। अब किसी में बच्चे में हो सकता है क्यूरियोसिटी जाग जाए, सर वैल्यू निकालो अब आप इसकी, तो मैं क्यूरियोसिटी को जवाब दे दूं कि हो सकता है इसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, ठीक है? कुछ नहीं करना, इमेजिन करो ये अर्थ है, ठीक है? अर्थ का सारा मास कहाँ मानते हैं? अर्थ के सेंटर पे। अब आप यहाँ खड़े हैं, इतने बड़े नहीं है आप अर्थ के मुकाबले, ठीक है? एग्जाम्पल ये तो मानना पड़ेगा।
तो आपका मास आप मेजर कर लेंगे, मास आपका मास m ही ले लेते हैं। Yes. और अर्थ का मास m ही, और ये क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। मास ऑफ द अर्थ आप देख लेना, गूगल में मिल जाएगा, 2.10 10 पावर समथिंग है, ठीक है। मास ऑफ द अर्थ मिल गया, ये आपका मास है, अपना मास तो मेजर कर लोगे, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ द अर्थ, इस जी की वैल्यू निकालनी। फोर्स कितना है, ये फोर्स कितनी होगी, ये फोर्स पता है कितनी होगी, ये कौन सी फोर्स है, मैं कहूं आपको इतनी, ये फोर्स के साथ बंदा खींच रहा है, तो ये फोर्स और कुछ नहीं, ये फोर्स का दूसरा नाम mg है, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो तो देखो दो तरीके हैं आपके करने के। तो इसको, ये फोर्स को यहां रख दो m इंटू जी, कैपिटल जी, ये मास ऑफ द अर्थ, और ये आपका मास ऑफ, ये रेडियस ऑफ द अर्थ। ओहो, ठीक है। अब देखो मास से मास कट गया, सबको उधर फेंक दो, ये सारे कांस्टेंट है नहीं है, तो यहां से कैपिटल जी की वैल्यू निकाल लेना, 9.8 रेडियस ऑफ अर्थ, अगेन कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ अगेन कांस्टेंट, डालो कैपिटल जी की वैल्यू आ जाएगी। अगर तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है स्मॉल जी की, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी को यहीं रखो, सबको उधर फेंक दो, जी यहां रखो, मास ऑफ द अर्थ ऊपर चला गया, कैपिटल जी नीचे आ गया, रेडियस ऑफ अर्थ आ गया, तो ये स्मॉल जी की वैल्यू। आपको बस पता होना चाहिए अर्थ के केस में, स्पेशली ऑन केस ऑफ अर्थ, ये जो फोर्स है ना, जिसे हमने नाम क्या दिया, ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि हमारे पास ही मास है और अर्थ का मास भी, अर्थ का मास सारा कहां है, उसके सेंटर में। तो ये जो फोर्स है, हमने बोला भाई क्योंकि मेरे पे मास है, अर्थ पे मास है, तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगा देंगे, उस अट्रैक्शन फोर्स को हमने नाम दे दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्योंकि हम अर्थ पे हैं और मैं एक डाउनवर्ड फोर्स लगाता हूं जिसको मैं बोलता हूं वेट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, mg। तो यानी जो मैं इस फॉर्मूले से निकाल रहा हूं वो फोर्स, और जो मैं mg से निकालूंगा वो फोर्स एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। भाई तुमने अपने पापा को इंट्रोड्यूस कराया, ये मेरे पापा है, ठीक है, स्कूल में दिस इज माय फादर। ओहो, अलग अलग बंदे हैं क्या, जब तुम फादर बोलते हो किसी और को लाते हो, पापा बोलते हो किसी और को लाते हो, हैं, पिताजी बोलते हो शायद किसी और को ले आते हो। तो वैसे ही ये जो है, ये क्या है, डाउनवर्ड फोर्स विच इज योर वेट, और ये भी वही है आपका डाउनवर्ड फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशन, दो मास के बीच में, बस बोलने का तरीका डिफरेंट है। ये क्या है, ये ग्रेविटेशन फोर्स है, क्योंकि अर्थ पे भी एक मास है और हम पे भी मास है, हम दोनों को अट्रैक्ट करने वाला फोर्स एक ही है, ठीक है। और इस फोर्स को हमने एक नाम दे रखा है विच इज कॉल्ड वेट, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो मास और हमारे मास तो कैंसिल हो जाएंगे, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल जी इनटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ, जो मैंने बताया। तो यहाँ पे अगर आप सबकी वैल्यू डाल दोगे, ये भी कांस्टेंट है सारे, तो यहाँ से जी की वैल्यू आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नहीं मुझे तो कैपिटल जी की चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूले में डाल देना, वहां से कैपिटल जी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा भी तो होता है कि हमें हम दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो निकालते हैं, फोर्स के थ्रू निकालते हैं। हाँ बिल्कुल, पर वो बहुत कम होगी, बहुत ज्यादा कम। अब ये देखो ना, 10⁻11 है, 10⁻11 को हटाने के लिए कम से कम जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 10⁻5 हो, उसका स्क्वायर करोगे जब वो 10⁻10 होगा, वो कैंसिल होगा, कितना पास आना पड़ेगा हमें एक दूसरे के, समझ रहा है, मतलब तेरा बॉडी और मेरा बॉडी एक दूसरे में घुस जाए ऐसे, मतलब जैसे वो होता है ना भूत घुस जाते हैं बॉडी में, ऐसा आर-पार वाला सीन तब हो सकता है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, एटम और मॉलिक्यूल्स में यही वाली फोर्स तो हो जाती है जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर जाती है। भाई एक एयर का मॉलिक्यूल दूसरे एयर मॉलिक्यूल्स के साथ क्यों जुड़ जाता है, सारे कभी सोचा नहीं कि भाई हम क्या बोलते हैं, आयरन की रॉड है, आयरन का एक एटम दूसरे आयरन के एटम के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रही है, वो एक साथ जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। कभी सोचा नहीं वहां तो बॉन्ड ही नहीं बनता होगा। आयरन की रॉड है, आयरन ने एक दूसरे आयरन के साथ कैसा बॉन्ड बना लिया भाई, कौन सा बॉन्ड है वो, कोवैलेंट बॉन्ड। चाचा चौधरी सर
नहीं होता भाई कोवेलेंट बॉन्ड, मेटल्स अपने साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। यस सर। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी केमिस्ट्री। यस सर, आई नो। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? नो सर। इतना समझ में आया सभी को? Yes. नोट करो। ओके, तो अभी हमने स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? स्मॉल जी क्या होता है? नहीं, मास ऑफ अर्थ इनटू कैपिटल जी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अभी यूनिट बताई मैंने तुम्हें। अब देखो चमत्कार क्या होता है। मास क्या होता है? कैपिटल जी के भी मैंने वैल्यू बताई थी। क्या बताई थी? ना वैल्यू नहीं, यूनिट, सॉरी। बताओ अभी यूनिट लिखो। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर वेरी गुड। और रेडियस की क्या होती है? रेडियस की क्या होती है? मीटर स्क्वायर, है ना? यस सर। तो भैया अब ध्यान से देखना, थोड़ी बुद्धि से ना, ठीक है? हेलो, कट गई। ठीक है, 1 kg -2 + 2 कट जाएगा और -1 बचेगा। यस सर। अच्छा, न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में केजी -1 मल्टीप्लाई होने को कटा है। इससे 1 kg कट गया। क्या यूनिट है निकल गई? इसलिए हम ग्रेविटी को क्या बोलते हैं? जी स्मॉल जी को ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाई वी कॉल एक्सेलरेशन? बिकॉज़ उसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ऑब्वियसली दिस स्मॉल जी इज ग्रेविटी। दैट्स व्हाई फोर्स का फॉर्मूला ma होता था, क्योंकि वो डाउनवर्ड लग रहा है और डाउनवर्ड में कौन एक्सेलरेट कर रहा है? ग्रेविटी। इसलिए हम इस फॉर्मूले को बोल देते हैं m * g। और इसको अगर मैं और इक्वेट करना मांगू, अभी हमने क्या बोला था? कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ, हमारे छोटे भाई का मास अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये सारा थिएटर क्या है? जी, या ऐसे m को आगे लिख लो। समझ में आया नहीं यार? ये सारा कांस्टेंट ही तो है स्मॉल जी। ठीक है, और इस g को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस तो इसलिए g, दो देयर इज अ डिफरेंस। स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटी इज नॉट द फोर्स। ग्रेविटी फोर्स नहीं है। ठीक है, कैपिटल F इज अ फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है वो। स्मॉल g ग्रेविटी होती है। वो क्या होती है? ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वो क्या प्रोवाइड करेगी? एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? yes, ये चीज समझ में कि आपका जो फोर्स का फॉर्मूला था वो ये था, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट थी, इसलिए उसे हटा दो तो वो क्या बन जाएगा? जी। और इसी को हम क्या बोलते हैं? और कुछ नहीं, इसी को हम वेट बोलते हैं। ठीक है ना? और कुछ नहीं, यही तो है वेट। वहां से आता है फॉर्मूला। अब समझ में आया? यस सर। मास और वेट में क्या फर्क है? मास मैटर कंटेन इन अ बॉडी। वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स। वेट क्या है? डाउनवर्ड फोर्स। तो मास क्या है? मैटर कंटेन इन बॉडी, तो वो केजी में नापोगे। ये फोर्स है तो ये किस में नापती होगी? अब मास मैटर कंटेन बॉडी, ऐसा तो नहीं चांद पे जाके मास अलग हो जाएगा। हाँ अच्छा, 4 मीटर इसलिए चलेगा। अबे कहां चलेगा? वो तो वहीं रहेंगे। तो इसलिए कहीं भी जाओ मास नेवर चेंज। बट वेट क्या है? इट्स अ डाउनवर्ड फोर्स। किस पे डिपेंड करता है? ऑब्वियसली ग्रेविटी पे। ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ द अर्थ। अब ये अर्थ पे है, मास ऑफ द अर्थ। अगर आप मून पे चले गए तो मास ऑफ द मून, तो स्मॉल जी की तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। अगर स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो गई तो वेट चेंज नहीं होगा भाई? वेट भी चेंज होगा। इसलिए कहीं अलग अलग जगह जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है? वेट डिफरेंट डिफरेंट। स्पेस में चले गए, ग्रेविटी नहीं है, मास क्या है? वहां तो है। वेट क्या है? 0। क्यों? ग्रेविटी नहीं है भाई। सिंपल। डिफरेंस समझ में आ रहा है? yes, पक्का लिख लो खुद से। yes, नोट करो।